ओके। अब देखते हैं क्या लिख रखा है। मीनिंग ऑफ इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड, ऑल assets liable to tax in income in the year in the income received or deemed to be received by them in India। इंडिया में रिसीव हो वही तो पता है, रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेयर्स और रेजिडेंस, मतलब कहाँ पे अगर इंडिया में रिसीव हुई तो टैक्सेबल हो जाती है वो। फिर इनकम रिसीव, टोटल इनकम इमीडिएटली ऑन द एक्रूअल और डीम रिसीव, द रिसीट ऑफ इनकम ओनली रेफर्स टू फर्स्ट ओकेजन वेयर द। हाँ देखो ये वाली लाइन है ना, ये वाली जो है उसमें क्या लिख रखा है, द रिसीट ऑफ इनकम रेफर्स टू ओनली द फर्स्ट ओकेजन व्हेन द रिसीट गेट्स द मनी अंडर हिज कंट्रोल। अब तुम्हें याद है जब रेमिटेंस हम क्यों टैक्सेबल नहीं करते? रेमिटेंस रेमिटेंस क्या होता है, जहां हमें पहली बार एक बार रिसीव हो गई है वो चीज इनकम। मान लो जैसे वो, अगर हमें कोई यूएसए में हमको इनकम मिली थी, वहां में कोई इंटरेस्ट मिला था, हमें वहां रिसीव हो गया, उसके बाद में हमने वो ट्रांसफर किया है ना। तो अब इससे क्या मतलब है, रिसीट ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि जहां हमें फर्स्ट टाइम मिली होती है वो चीज, फर्स्ट टाइम मनी हमें जहाँ रिसीव हुई है हमारे कंट्रोल में आती है, वहाँ वो टैक्सेबल मानी जाती है, मतलब उनके लॉस के अकॉर्डिंग। इंडिया में तो यही है, जहाँ अगर रिसीट ऑफ इनकम होगी, जहाँ उसे फर्स्ट टाइम मिली होगी, मतलब उसके अंडर कंट्रोल में आई होगी, तभी रेमिटेंस इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन आरओआर के लिए इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। सब्सिक्वेंट वही है, आगे वही, सब्सिक्वेंट रेसिपिएंट मतलब आगे उसके लिए टैक्सेबल नहीं होती, डज नॉट कंस्यूड रिसीट ऑफ इनकम इन द सब्सिक्वेंट। हाँ अब इसमें क्या लिख रखा है, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। एक ना ये वाला पॉइंट अच्छी तरीके से ये वाला लिख लेना अपने नोट्स में, कि ये वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला कि इनकम, ये कई बार पॉइंट आ जाता है कि सैलरी मतलब इंटरेस्ट मान लो तुम्हें दे रखा है, रुको इसमें, चलो क्वेश्चन बनाओ, चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, रुको रुको मैं वर्ड फाइल खोलता हूँ नहीं। क्वेश्चन फाइल, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ अब इसमें लिखते हैं अपा, इंटरेस्ट, तुमने सबने वो पॉइंट पढ़ रखा है ना ये वाला, contribution in excess of 12% of salary to be recognized RPF or interest credited in excess of 9%, वो टैक्सेबल माना जाता है, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। नहीं भैया। अरे अच्छा, अब देखो अगर मान लो जो तुमने अगर ये आरपीएफ के अंदर अगर कोई भी तुमने अगर वो डिपॉजिट करवाई होती है ना, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई तुमने डिपॉजिट करवाया होता है, तो उसका ना अगर एम्प्लॉयर का होता है, वैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो क्या है 12% ऑफ सैलरी तक तो एग्जाम्प्ट होता है। और जितना मान लो एम्प्लॉयर ने 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा बनाया है ना, वो तुम्हारी डीम टू बी रिसीव्ड, मतलब सैलरी इनकम में तुम्हारा पार्ट बन जाता है वो, मतलब डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का पार्ट बन के तुम्हारी टैक्सेबल हो जाता है। और वही अगर इंटरेस्ट क्रेडिट होता है ना आरपीएफ के अंदर, 9.5% तक तो वो एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन 9.5% से जितना ऊपर जाएगा ना, 9.5 से मान लो 13 या 14% गया, तो जितना वो 14% और 9.5% का डिफरेंस है वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। और जो सैलरी है वो आरपीएफ की, तुमने वो सैलरी चैप्टर में पढ़ा होगा ये वाला, ये जब हम अपने रिवीजन करेंगे तो उसमें अपन ये पढ़ लेंगे आरपीएफ वाला पॉइंट की सैलरी में क्या क्या वो लेते हैं अपन। शायद पीजीबीपी में पढ़ना था पीजीपीपी में शायद, याद नहीं आ रहा है। क्या? चलो देख ले, ये वाला पॉइंट, कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ, ये मेरे सैलरी ख्याल में से था, प्रोविडेंट फंड में। हाँ हाँ सैलरी में है ये। आरपीएफ तो था सैलरी, बट ये जो 12% और 9.5% शायद ये पीजीबीपी में करना था। हाँ अरे दोनों में है वो चीज, वो पीजीबीपी में भी है उसमें भी है। मैं अरे दिखा देंगे जब अपना सैलरी का, इसके बाद शायद एक बेर ऐड करने के बाद अपना सैलरी पे जाएंगे तो हमें शो कर दूंगा उस चीज को, देख लेंगे। अब तुम ये देखो इतने में, चलो चलो तुम, चलो जल्दी से बताओ। Let me also take my calculator.
How much is taxable? Let's see. Okay, answer in chat. Let me see. Okay, so Aruna 3555. Okay, 3556. Radhika same. Sujata same. Yes, you're correct. 3556 will be taxable. Good. That is 4%. इसकी कैलकुलेशन पता ना तुम कैसे शो करोगे? 12,000 अगर पेपर में, मतलब मेरे ख्याल से तो पॉइंट वैसे एमसीक्यू के लिए थोड़ा ठीक रहता है, मतलब ये वाला पॉइंट उसमें चाहे ना पूछे डिस्क्रिप्टिव के अंदर ये वाला पॉइंट। वही 12,000 डिवाइड बाय 13.5% और जितना आएगा उसका 9.5% निकाल दो, जो 9.5% आएगा माइनस 12,000 कर दो, सिंपल होता है। मैंने तो सीधा 4.2 कर दिया, 4% तो कर सीधा दिया तुमने, टैक्सेबल क्या कर दिया? टैक्सेबल आ जाएगी ना फिर सीधी वैल्यू। 13.5 तुमने क्या माइनस 9.5 किया, 4 आया, हाँ, तो फिर मैंने 12,000 डिवाइडेड बाय 13.5 इंटू 4 किया। बात तो वही कर दी तुमने, हाँ लेकिन हाँ, तुमसे सीधा लेकिन निकाल दिया मतलब। लेकिन तुमसे पहले मेरा आंसर आ चुका था, देख लो मैं करके बैठा था और मैंने कैलकुलेट तुमसे बाद में उठाया था। मैंने भी कर लिया था पर वो चलो चेक चलो, कर कोई रही नहीं, कोई थी। नहीं। हाँ, थोड़ा होता है टाइमिंग का प्रॉब्लम, हाँ, मेन वही है। कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ हाँ, कोई नहीं। ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके लिख लेना इस पॉइंट को। हाँ ठीक। हाँ, अब नेक्स्ट चलते हैं एक्रूअल का। Accrual refers to right to receive income, where due refers to right to enforcement. For example, salary for work done in December will accrue throughout the month, day to day, but will become due on the salary being passed on 31st December or January. एक्रू तो देखो वही होता है, देखो जैसे तुम कोई सर्विसेज तुम रेंडर कर रहे हो किसी के लिए, जैसे मान लो तुम सैलरी की सर्विस दे रहे हो, मतलब किसी को एम्प्लॉयमेंट की सर्विस दे रहे हो, अब तुम जैसे डे बाय डे तुम काम करते जा रहे हो एक एक दिन की, वो तुम्हारी एक्रू होती जा रही है, मतलब वो तुम उसकी मतलब तुम वो एक्रू होती जा रही है थ्रू आउट द मंथ। लेकिन ड्यू कब होगी? जब मान लो अगर एम्प्लॉयर ने सैलरी का पे करता है, वो या 31 दिसंबर को पे करेगा ये मंथ एंड पे, या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट, मतलब जो भी उसकी पॉलिसी होगी कंपनी की वो होगी। तो ड्यू जब हो, एक्रू तो होती रहेगी, डे बाय डे होती रहेगी, मंथ जब तक होगी, लेकिन ड्यू तब हो जाएगी जब मतलब वो पे करनी होती है उस अमाउंट को। ये तो इसमें मतलब इतना बस वो नहीं है तुम्हारा। इट मस्ट बी नोटेड व्हिच इट मस्ट बी नोटेड द इनकम which tax on accrual income cannot be assessed again on the receipt basis, it will be amount to double taxation। इस पॉइंट को लिख लेना कि अगर कोई इनकम एक बार एक्रूअल बेसिस की, मतलब जैसे सैलरी होती है, सैलरी में यही कंसेप्ट है ना, ड्यू बेसिस और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, मतलब होता है वही होता है। अगर जैसे एक्रूअल हाँ बेसिस पे तुम्हारी, हाँ एक्रूअल बेसिस पे अगर कोई सैलरी टैक्सेबल हो जाती है, तो जब उसको रिसीव होगी एक्चुअल अमाउंट, तो वो उस वक्त टैक्सेबल नहीं होगी। तो वो ये है कि वो क्यों, क्योंकि वो डबल टैक्सेशन में चला जाएगा वो उसका। फिर बस एक बार ये पॉइंट लिख लेना अगर लिखना हो तो ये वाला, बस और कुछ नहीं है। एक्रूअल लिख के जैसे ये लिख लेना, एक्रू और डीम टू एक्रू, उसके आगे वही लिख लेना ये वाला की। बस एक पॉइंट बस तुम्हारे ना, लास्ट टाइम तुम देखोगे ना ऐसे चैप्टर, बस गो थ्रू हो जाएगा तुम्हारा सारा वो। अब लिखते हैं इनकम डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया। रोटेट करते हैं इसको, देखते हैं चार्ट क्या बनाते हैं इन्होंने। इनकम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया, सबसे पहले क्या आता है? बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस वाला, बिजनेस कनेक्शन वाला। इनकम एक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली थ्रू फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, मतलब इनकम बाहर राइज हो रही है लेकिन उसका कहाँ से आ रही है? वो बिजनेस कनेक्शन से इंडिया। प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया,
अब देखो मैं यहीं से तुम्हें बताता चलता हूँ थोड़ा बहुत। तो देखो अब प्रॉपर्टी और टैक्स वाला होता है, तुम पता है जैसे वो हाउस प्रॉपर्टी वाला होता है कि अगर इंडिया में टैक्स मतलब इंडिया में प्रॉपर्टी है, चाहे वो इनकम बाहर मिल रही हो तुम्हें, जैसे वो ये इनकम एक्रू हो रही है या अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया के अंदर, मतलब बाहर मिल रही है वो, तो अगर लेकिन अगर प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है ना तो वो टैक्सेबल होगी। जैसे अगर तुम इसका जैसे ये भी कह सकते हो, जैसे इंडियन कंपनी है वो डिविडेंड प्रोवाइड कर रही होती है, तो वो क्या उसका प्रॉपर्टी मतलब उसका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से अराइज हो रहा है, इंडिया में से। लेकिन चाहे मिल तुम्हें या मिल रही हो या भी एक्रू हुई हो वो तुम्हारे आउटसाइड इंडिया होगी हो, लेकिन वो टैक्सेबल इंडियन सोर्स से हो रही है ना, मतलब इंडियन कंपनी होगी या इंडिया में होगी, तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाती है। अब वही सैलरीज अर्न फॉर सैलरी एंड फॉर रेंडरिंग सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, ये अभी चलते हैं आगे साथ साथ। अब डिविडेंड पेड बाय वही आ गया इसमें, ये अलग से दे दिया डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, पेड बाय इंडियन कंपनी, ये वाला पॉइंट तो ये दे ही देते हैं। वो जो रेजिडेंशियल स्टेटस वाला क्वेश्चन होता है ना जैसे वो उनमें आता है, तो ये वाला पॉइंट ये तो मतलब ऐसी चार्ट बना लेना तुम। अब इसके आगे ना फर्दर मैं तुम बनाऊंगा ना, मतलब पॉइंट्स बताता रहूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे ना, वो इनके आगे मतलब ऐसे एड ऑन कर देना, जैसे बिजनेस कनेक्शन में भी आगे ऐसे 3 मिल सकते हैं, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट होगा ना उसके आगे ऐसे लिख लेना और ये चार्ट कॉपी कर लेना। अब देखो तुम्हारा रेजिडेंशियल स्टेटस है, ऐसे 2 पेज के अंदर कवर हो गया, एक ये वाला चार्ट और एक ऊपर रेजिडेंशियल स्टेटस का चार्ट हो गया, बस 2 पेज के अंदर तुम्हारा चैप्टर 2 कवर हो गया, बस खत्म। अब चलते हैं अपन नीचे। In the category which are deemed to accrue rise in India, any income accrue rise to a necessity in any place outside India which directly or indirectly from business connection in India, या business connection हो, any property situated in India हो। देखो accrue और rise के फर्स्ट पॉइंट के कितने 4 पॉइंट हैं। अब 4 पॉइंट है ना, तो अब जो ए पॉइंट है ना उसके अब आगे वो फर्दर एक्सप्लेन करेगा उसको, फिर ही वो करेगा। अब करते हैं अपन, और ये सेक्शन 9 इसका याद रखना, डीम टू accrue rise का क्या सेक्शन 9(1) है, सेक्शन 9 ही है एक्रूअल का। तो अब पढ़ते बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट टू अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट। हाँ अब देखो बिजनेस कनेक्शन क्या होता है, ये रहा जैसे अब लिखा है, बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरीड आउट थ्रू अ पर्सन एक्टिंग थ्रू अ नॉन रेजिडेंट। अब इसका जैसे एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि जैसे मान लो कोई अमेजोन है, वो मतलब यूएसए में, मतलब यूएस में उसका ऑफिस है यहाँ पे, ये इंडिया है, ये वाला इंडिया हो गया यहाँ पे। अब वही अब जैसे यहाँ पे उसने अब जैसे अमेजोन को या फिर किसी पर्सन को अपने यहाँ पे उसने सर्विस देनी है इंडिया में, अब वो या तो अपना वर्क मतलब ऑफिस सेटअप करे यहाँ पे, ऑफिस तो करेंगे, या फिर अपना कोई मान लो कोई सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करे सॉफ्टवेयर की, जैसे जूम हो गया, जूम का ऑफिस तो मान लो हेड ऑफिस तो यहाँ पे है, जूम का एग्जांपल सही रहेगा, जैसे जूम जो मीटिंग है, जैसे जूम मीटिंग का मान लो उनका ऑफिस यूएस में है, लेकिन जैसे वो उनका ऐप स्टोर है, मतलब प्ले स्टोर वगैरह जो उनका मतलब जो सर्विसेज है वो इंडिया में प्रोवाइड करें। अब इंडिया में प्रोवाइड करें तो अगर वो यहाँ पे जैसे बिजनेस है उनका, मतलब वो अपना कोई एजेंट भी बिठा सकते हैं ना, मतलब एजेंट या फिर कोई नॉन रेजिडेंट ऐसा पर्सन जो उनके बिहाफ पे डील करे इंडिया के अंदर, मतलब जैसे जो भी है। तो वो मान लो उन्होंने नॉन रेजिडेंट पर्सन को मतलब कोई मतलब यहाँ पे कोई पर्सन सेटअप कर दिया इंडिया के अंदर, और उस अब जो इससे इनकम मिलेगी, इस पर्सन को इनकम मिलेगी, वो कुछ परसेंट अपने पास रख लेगा, या फिर पहले तो वो सारी इनकम यूएस को इसको ट्रांसफर कर देगा, इनको ट्रांसफर करने के बाद ये वापस उसको करेगा। अब जो भी इनकम इस रूट के थ्रू होगी ना, वो डीम टू बी इसके लिए यूएस पर्सन जो जूम मीटिंग था उसके लिए वो इंडियन इनकम डीम टू एक्रूरलाइज मानी जाएगी कि उसको इंडिया में एक्रूरलाइज हुई है, क्योंकि जो सर्विस थी वो इंडिया में अराइज हुई है, तो इस वजह से वो सेक्शन 9(1) के अंदर फॉल कर जाएगा, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया के अंदर। अब इसके एग्जांपल फर्दर देखते हैं अपन। और फॉर अ बिजनेस कनेक्शन टू बी एस्टेब्लिश्ड पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, वही जो पर्सन ऑफ नॉन रेजिडेंट ने जिस पर्सन को हायर किया मतलब इंडिया के अंदर, बिजनेस कनेक्शन कब मतलब इसमें क्या लिखे, इसको ऐसे पढ़ते हैं देखो, द पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट फॉर अ बिजनेस कनेक्शन टू बी एस्टेब्लिश्ड, मतलब जो पर्सन वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे काम कर रहा है, उस केस में हम बिजनेस कनेक्शन कब एस्टेब्लिश मानेंगे, क्या जो पर्सन है उसके पास क्या है, एक तो अथॉरिटी हो वो काम करने की, मतलब वो एक्सरसाइज मतलब जो मतलब कंपनी ने उसको, जो भी कंपनी या कोई भी पर्सन है उसको जो हायर कर रखा है इंडिया के अंदर, क्या वो एक्सरसाइज मतलब उसको अथॉरिटी प्रोवाइड कर रखी हो टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, मतलब वही एक अथॉरिटी के आगे। अब देखो तुम, अब जैसे अब तुमने वो ऊपर वाला पॉइंट लिखा था ना, वो चार्ट चल रहा था बिजनेस कनेक्शन का, तुमने जैसे वो लिखा था बिजनेस कनेक्शन का, अब तुम बिजनेस कनेक्शन को भी आगे ऐसे हाँ वैसे आगे फर्दर करना। अब फर्स्ट पॉइंट में देखो तुम क्या लिखोगे कि अथॉरिटी लिखना, यहाँ पे एक जैसे अथॉरिटी लिखा, अथॉरिटी के आगे क्या लिख देना, एक लाइन डाल के
कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ एनआर, बस इतना लिख देना। अब इतना तुम बाकी आगे तुम समझ जाओगे क्या उसका। देखो वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि अपने नेम क्या है वो इन द नेम ऑफ, देखो जो सच कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो उसने वो हायर करेगा वो किस नेम पे होंगे, नॉन रेजिडेंट के। क्योंकि अब जैसे जीएसटी में हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखे कि अगर वो एजेंट किसके, अगर इनवॉइस किसके बिहाफ पे इशू करता है, वो थोड़ा बहुत लिंकेज मतलब उसी सेंस में यहाँ पे बनती है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है नॉन रेजिडेंट के नेम पे मतलब प्रिंसिपल के नेम पे है तो वो मतलब इनकम तो एक्चुअल उसी की जाएगी, एजेंट को तो मतलब उसका जो कमीशन होगा वो उसको मिल जाएगा अपना। हाँ अब वो ये क्या है वो सच कॉन्ट्रैक्ट इन द नेम ऑफ नॉन रेजिडेंट। फिर आगे क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ग्रांटिंग ऑफ राइट, ये ठीक है, फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय दैट नॉन रेजिडेंट। बस अब तुम उसके आगे ना बस वही लिख दो फर्स्ट पॉइंट में, अथॉरिटी लिख के कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ एनआर लिख देना। इसमें मॉड्यूल में अभी अंडरलाइन कर लो इन वर्ड्स को और बाद में जब नोट्स बनाओगे ना तो ये लाइन लिख देना बस, बिजनेस कनेक्शन में आगे फर्स्ट ऐसे डाल के यहाँ पे लिख देना इसको। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं इसमें क्या लिख रखा है। इन केस वेयर ही हैज सच नो अथॉरिटी बट, देखो अगर मान लो उसको पहले तो फर्स्ट केस था अथॉरिटी का, अब तुम जैसे अथॉरिटी के केस में भी यहाँ पे तुम ऐसे नोट्स बना सकते हो। देखो अथॉरिटी लिखा तुमने यहाँ पे, अथॉरिटी के भी आगे ऐसे दो टाइप कर दो, यस और नो। यस के केस में लिख दो कि कॉन्ट्रैक्ट वो अगर कंक्लूड कर रहा है तो ठीक है, मतलब वो जो भी होगी एक्रूअल राइट मान ली जाएगी। अगर वो क्या है बस इसमें ये लिख देना कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉन रेजिडेंट के नेम पे होना चाहिए बस, खाली मतलब मेन ये होता है। और अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है मतलब यहाँ पे अगर नो आ जाता है तो क्या होगा, बट हैबिचुअली मेंटेन्स इन इंडिया स्टॉक ऑफ गुड्स, मतलब जो नॉन रेजिडेंट है उसके जो भी अगर वो गुड्स के डील कर रहा है या फिर मतलब कुछ उसका ऐसा है मतलब वो मतलब जैसे नॉन रेजिडेंट तो गुड्स में डील करता है, एक्चुअली बैठा वो कोई आउटसाइड इंडिया फॉरेन कंट्री में, लेकिन जो उसने पर्सन हायर किया है मतलब वो उसके स्टॉक्स की मतलब केयर करता है, मतलब हैबिचुअली मेंटेन करता है उसके स्टॉक को जो भी वो सेल कर रहा है। तो मतलब नो सच अथॉरिटी के आगे लिख देना कि मेंटेन्स, ये लिख देना मेंटेन्स हैबिचुअली मेंटेन्स, मतलब एक बार मतलब डेली मेंटेन वगैरह करते रहते हैं डेली बेसिस जो भी है मतलब उसके स्टॉक ऑफ गुड्स मर्चेंडाइज रेगुलरली, बस ये लिख देना। डिलीवर तो करेगा ही, मतलब जब सेल करेगा तभी तो उसको इनकम मिलेगी, अगर अपने पास स्टॉक रख के रखेगा उसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं है। सेल भी करेगा मतलब कहीं ना कहीं तो उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को तो वो तो तुम माना ही जाएगा। बस ये लिख लेना है इसके आगे नो अथॉरिटी। अगर वहाँ पे अथॉरिटी के आगे नो आ जाता है तो तुम क्या करोगे, अगर हैबिचुअली मेंटेन कर रहा है तो भी तुम वो बिजनेस कनेक्शन मान लोगे उसको। हाँ फिर आगे लिखते हैं हैबिचुअली सिक्योर्स ऑर्डर्स इन इंडिया मेनली और होली फॉर द नॉन रेजिडेंट। वही आगे ना देखो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे वो अगर इंडिया में ऑर्डर सिक्योर कर रहा है तो मानी जाएगी ना इंडिया के अंदर, मतलब उसकी वो तो बस उसका एजेंट ही हो गया, मतलब उसने अपने अगर वो वही कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसके किसके बिहाफ पे कर रहा है, नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे। अब आगे इसमें देखते हैं क्या बिजनेस कनेक्शन क्या लिख रखा है। इन सच फर्दर देयर विल बी सिचुएशन व्हेन द पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट सिक्योर्स ऑर्डर फॉर अदर नॉन रेजिडेंट। अब जैसे मान लो कोई ये पर्सन था इंडिया के अंदर, अब जैसे ये एक पर्सन है ये वाला कोई ये पर्सन है, इसको यूएस वाले ने भी यहाँ पे काम दे दिया और ये ऑस्ट्रेलिया वाले ने भी इसको काम दे दिया। तो मान लो अगर कोई ऐसे सेपरेट नहीं हो पा रहा है मतलब कितनी इनकम उसकी हो रही है मतलब हो रही है तो वो मतलब आगे नीचे इसके फर्दर उसमें भी वो करेंगे उसको। अब देखो ये चार्ट लिख लेना इसके आगे। अब जो इसके जैसे ये कौन सा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, हाँ अब थर्ड पॉइंट है ना तो थर्ड पॉइंट के अंदर तुम ऐसे चार्ट बना लेना इसको कि अगर मिस्टर तुम इसी चार्ट से अच्छी तरीके से समझ लोगे, बल्कि ऊपर जो लैंग्वेज लिख के उससे अच्छा। तो अब देखो क्या लिख रखा है, मिस्टर ए एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट। जो मिस्टर ए है वो किसके बिहाफ पे कर रहा है, मिस्टर ए वो पर्सन है इंडिया के अंदर और मिस्टर एक्स है वो नॉन रेजिडेंट। अब वो जो मिस्टर ए है वो सिक्योर कर रहा है ऑर्डर किसके लिए, खाली मिस्टर एक्स के लिए। मिस्टर एक्स के लिए कर रहा है तो डायरेक्टली एस्टेब्लिश हो गया उन दोनों के बीच में ही है वो दोनों, खाली ये दोनों रिलेट ये दोनों है इसके अंदर। ठीक है ये तो सिंपल सा ही था, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था इस चीज़ को, तो बिहाफ पे कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आएगा क्या है, सिक्योर्स ऑर्डर फॉर मिस्टर वाई नॉन रेजिडेंट बिजनेस। अब देखो या तो देखो अगर वो अब दो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कर रहा है, एक तो मिस्टर एक्स हो गया और एक मिस्टर वाई हो गया। अब इस केस में अगर वो दोनों के बिहाफ पे कर रहा है तो बिजनेस एस्टेब्लिश कब मानेंगे, या तो क्या मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कंट्रोल कर रहा हो, या तो मतलब ये है वो इसको कंट्रोल कर रहा हो, ठीक है, और क्या है या तो ये इसको कंट्रोल कर रहा हो, मतलब दोनों में से कोई एक बंदा कंट्रोल कर रहा हो। कंट्रोल कर रहा होगा मतलब क्या है, वो सब्सिडरी वाला बन गया तो वो एक पेरेंट सब्सिडरी बन जाएगी, वरना एसोसिएट कंपनी का रिलेशन बन सकता है, 20 सिग्निफिकेंट वो बेनिफिशियल मतलब ओनर बन सकता है वो।
तो वही बन जाएगा। अगर वो उन दोनों के बिहाफ पे कर रहा है तो वो बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई कंट्रोल नहीं है तो, या फिर कोई जो थर्ड पार्टी है, मतलब जैसे कोई ये अनदर पार्टी है, ठीक है, मान लो ये मेन कंपनी है, इसके आगे फर्दर 2 ब्रांचेज है, मान लो ए यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे एक है, और ये इंडिया वाला है नॉन रेजिडेंट यहाँ पे। अब ये दोनों है, इसको यहाँ पे वो ऑर्डर देती है यहाँ पे मतलब काम करने के लिए। अब देखो इन दोनों, ये जो 2 कंपनी है, मिस्टर एक्स और वाई, जैसे यहाँ पे मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है, तो इन दोनों को कौन, एक थर्ड पर्सन सेपरेटली हायर कर रहा है ना इनको, मतलब सेपरेट कंट्रोल कर रहा है, मतलब कॉमन कंट्रोल है दोनों के बीच में। तो जो भी ये मतलब इससे इनकम मिलेगी ना वो टैक्सेबल तो देखो इनके हैंड्स में होगी, और यहाँ से बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा आगे। समझ गए ये वाला? हाँ, नहीं समझे हो तो बताओ। नहीं समझ में आ गया, मतलब कंट्रोल होना चाहिए या तो एक्स का या हाँ फिर वाई का। हाँ, ये अगर देख लो, अगर कोई 2 पर्सन नॉन रेजिडेंट होने चाहिए, ये ध्यान से देखना क्वेश्चन में अगर आता है तो, हाँ कि पर्सन हाँ, नॉन रेजिडेंट होंगे तभी बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। और अगर दो दोनों पर्सन आर, बाहर ही है, मतलब तो यही हाँ है। तब हाँ, अगर वो दोनों जो पर्सन है, अगर वो मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, या तो एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी उन्हें कंट्रोल कर रही है, तो बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाएगा थर्ड पॉइंट के अंदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेटस आर नॉट इंक्लूडेड, business shall not be based on all different can to a proper commission to right away independent status like ordinary course of business। अब वही देखो इसमें ये लिख रखा है, अगर वो मतलब किसी अथॉरिटी नहीं मिल रहा कि अगर वो अपना खुद का बिजनेस ही कर रहा है, जैसे कोई ब्रोकर्स होते हैं वो उनका खुद का बिजनेस ही है, वो किसी और के भी हाथ पे उठा के मतलब किसी और के गुड्स लेके मतलब उनको आगे सेल करेंगे, उनका बिजनेस है वो अलग चीज उनका, मतलब नॉन रेजिडेंट उनको स्पेसिफिकली हायर नहीं कर रखा, तो वो उनका बिजनेस इनकम में जाएगी, वो आगे उनकी बिजनेस मतलब उनकी, तो वो बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होएगा। हाँ। हम्म, वही अब इसमें क्या लिख दिया, वो अगर इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं मिलेगा, अगर वो किसी मेल, अगर किसी के भी हाथ पे काम कर रहे हैं, जब मेनली हो चाहे मतलब होली हो चाहे पूरा हो, चाहे मेनली काम होना चाहिए, मतलब मेनली क्या, देखो कोई डिफाइन तो कर नहीं रखा होता है मेनली कितना है, लेकिन वो जनरली ना 80-85% इतना मतलब इतना रहता है, मतलब किसी अगर इससे ऊपर होना चाहिए काम उसका। हाँ, वेयर अब देखो क्या लिख रखा है, वेयर अ बिजनेस इज कैरिड आउट इन इंडिया ऑन द पर्सन रेफर्ड टू 1, 2, 3 ऑफ ए, only so much income is attributable to the operations carried out in India shall be deemed to a crime। अब उस इंडिया से जितनी भी इनकम अराइज हो रही होगी ना उसी मतलब उस पर्सन को या फिर उस एंटिटी को जो उसको हायर मतलब कंट्रोल कर रही है, तो उसकी वो जो इंडिया से एक्रू अराइज होगी ना वो सारी इनकम बन जाएगी उसकी। मतलब जैसे वही था, अगर जूम मीटिंग ने उस पर्सन को हायर करके इंडिया में, अब जूम से उस पर्सन को मतलब कितनी मान लो 1 करोड़ की इनकम हो रही है इंडिया के अंदर, और अगर बाहर से भी मतलब कोई मतलब जो नॉन रेजिडेंट है वो ये वाला, वो कोई बाहर से भी मतलब उनको मतलब डील करता है, मान लो ऑस्ट्रेलिया से या कोई और से कंट्री से भी, मतलब कोई आसपास की नेबरिंग कंट्री से, तो इंडिया से इनकम होगी ना वो इस मेन कंपनी के हेड की मतलब जो ये वाली है इसके टैक्सेबल होगी, यहाँ पे सारी इनकम नहीं होगी, मेन इंडिया से कनेक्टेड होगी वो होगी बस। तो तुम इसका ऐसे चार्ट बना लेना, देखो जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का था, एक तो अथॉरिटी का यस नो कर लेना, तो तुम्हारे 2 पॉइंट्स फर्स्ट और सेकंड कवर हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट का जैसे ऊपर ये फर्स्ट है ना यस नो, यहाँ पे बना लिया, सेकंड पॉइंट नीचे है, उसके नीचे एक अलग सा यही वाला सेम ऐसे ही बना लो, ये वाला तुम बस कंट्रोल वाला ऐसे करके बना लेना, तुम्हारा ये पॉइंट कवर हो जाएगा बिजनेस कनेक्शन का, इसमें बस इतना इतने। इतना डीप क्वेश्चन आ सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, बस ये इतना ही, अगर इतना सही में, इससे बहुत कम रेयर क्वेश्चन, मतलब वो रेयर मतलब बहुत कम बार आता है इससे। हाँ, मैंने सिर्फ बिजनेस कनेक्शन एमसीक्यू, वर्ड पढ़ा है बस, मेन मेन, अंदर तो कुछ ज्यादा ही डीप है और कंफ्यूजन भी ज्यादा होता है इसके अंदर। बस ये देख लेना, अगर वो अथॉरिटी में किसी के मतलब बिहाफ पे कॉन्सेप्ट काम कर पूरा रहा है, अच्छे से समझ नहीं। हाँ। अगर तुम ऐसे नोट्स बना लोगी ना तो तुम लास्ट में बस जल्दी से कवर कर लोगी कि अगर जैसे उस पर्सन को अथॉरिटी है कि नहीं है, कि मतलब अथॉरिटी है तो मतलब वो डील कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स उनके नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, लेकिन अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट के स्टॉक्स या मर्चेंडाइज को मेंटेन कर रहा है इंडिया के अंदर, तो भी बच जाएगा बिजनेस कनेक्शन। और अगर वो कंट्रोल के अंदर है किसी के,
मतलब या तो एक दोनों पार्टी एक दूसरे को कंट्रोल करती है या फिर उनके कोई थर्ड पार्टी कॉमन कंट्रोल के अंदर है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब बिजनेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब देखो हम आगे चलते हैं। अब सेकंड पॉइंट उसका, इन द केस ऑफ बिजनेस इन दैट ऑपरेशन आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, तो business अगर business in the case of business of which all operation not carried out, the income of business state authorization shall only apply to such reasonably attribute to operation carried out in India, such that are not because not deemed authorized in India। ठीक है, income attributable to carried out in India, therefore it follows that the such part of income which cannot be reasonably attributed to is not। अब देखो तुम अगर कोई इनकम ऐसी हो रही है जिसमें जिसमें तुम रीजनेबली एट्रीब्यूट मतलब रीजनेबली मतलब जनरली तुम एट्रीब्यूट मतलब वो नहीं कर पा रहे, पहचान नहीं पा रहे कि वो इंडिया में हो रही है कि नहीं हो रही। अब वो मतलब इंडिया से एक्रूअलाइज हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब कितनी अमाउंट में हो रही है, अगर तुम वो एसरटेन नहीं कर पा रहे तो वो डीप एक्रूअलाइज नहीं मानी जाएगी। मतलब ऐसे कोई फ्लक्चुएट करिए। अब उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग कस्टमर रेजिडेंट इन इंडिया, एक्सेस टू आईपीएल लोकेटेड इन इंडिया। अब इसका क्या है, मतलब अगर कोई मतलब कोई बाहर से कंपनी ने एडवर्टीजमेंट दिया उस इसको इंडिया के अंदर, मतलब कोई या फिर कोई इंडिया मतलब वो दिया है इंडिया में एडवर्टीजमेंट करने के लिए। अब उस एडवर्टीजमेंट से उस कंपनी की इनकम पे कितना फर्क आएगा, अब वो कैसे सर्टेन करेंगे खाली इंडिया से? वो भी मान लो जैसे एक कोई, जैसे मैं एग्जांपल दूं इसका, जैसे कोई जूम का यहाँ कंटिन्यू करते हैं, जैसे वो यूएस में थी, मान लो उसने इंडिया के अंदर मतलब एडवर्टीजमेंट करी इंडिया के अंदर, ये इंडिया मान लो, ये इंडिया के अंदर उसने एडवर्टीजमेंट करी जूम की, और जूम ने एडवर्टीजमेंट करी है मान लो ऑस्ट्रेलिया में भी, अपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यहाँ पे। अब देखो अब उस एडवर्टीजमेंट से जूम की इनकम पे कितना फर्क आएगा, वो भी इंडिया से। अब ये कैसे असरटेन करेंगे हम? अब ये तो नहीं कर पाएंगे, तो मतलब सेल्स रीजनेबली का कैसे करोगे? सेल्स से पता नहीं कर सकते। सेल से कैसे करोगे? अब एडवर्टाइजमेंट किए है उस हिसाब से, मतलब इंडिया में खाली एडवर्टाइजमेंट की है एडवर्टीजमेंट, तभी सेल हुई है। एडवर्टीजमेंट से कितनी इनकम हो रही है खाली ये बताओ। हाँ, वो स्पेसिफाई नहीं होगा, ये बात है पूरा। हाँ हाँ, सेल्स होगी वो तो वो तो अलग से दिखी जाएगी कहाँ से हो रही है, उसमें क्या लिख रखा है, जहाँ से तुम रीजनेबली सर्टेन एट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। अब जहाँ से तुम एसरटेन कर लोगे कि इतनी इनकम हो हाँ, रही है सेल से, वो तो रीजनेबली एसरटेन हो ही गई, वो तो टैक्सेबल हो ही जाएगी। जो अगर नहीं हो पा रही ना, उस केस के अंदर है ये चीज। अच्छा। हाँ, और अब आगे क्या लिख रहे हैं, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन रिजाइडिंग इन इंडिया लोकेटेड इन इंडिया। अब वो ये न्यूज़पेपर वाला आ गया। अब मान लो कोई जैसे कोई न्यूज एजेंसी है कोई आउटसाइड इंडिया की, मान लो जैसे यूएस बेस्ड कोई यूएस न्यूज एजेंसी है, उसने अपने पर्सन जो एजेंट है मान लो वो इंडिया के अंदर भेज रखे न्यूज कलेक्ट करने के लिए। अब वो अपनी जैसे इंडिया से उन्होंने न्यूज कलेक्ट करी और वो आउटसाइड अपने न्यूज़पेपर में उन्होंने या न्यूज में वो प्रिंट करवा दी मान लो। अब उस खाली इंडिया की न्यूज से उनके न्यूज पे मतलब जो न्यूज़पेपर सेल करेंगे उससे कितनी इनकम होगी, अब वो तो मैं सर्टेन नहीं कर पाएंगे कितनी इनकम होगी खाली उससे, तो वो भी इसी केस में आ गया, मतलब रीजनेबली सर्टेन नहीं कर पा रहे। वो थर्ड क्या हो गया, रिजाइडिंग लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। एक सेकंड ये वाला, एक सेकंड रुको, ये वाला पॉइंट एक सेकंड रुकना। एक हाँ ठीक है चलो। हाँ जैसे तुम कह रही थी ना वो सेल्स वाला, देखो सेल्स वाला तो आइडेंटिफाई हो जाएगा स्पेसिफिकली, लेकिन अब इसमें क्या लिख रखा है, आईपीए। अब आईपीए क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, मतलब जैसे कोई एक, अब इंटर तुम्हें पता है आईपीए क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस? नहीं। देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल मोबाइल के एड्रेस होता है हाँ हाँ मोबाइल के पीछे जो रहता है ना आईपी एड्रेस। हाँ
हाँ आईपी एड्रेस होता है ना, जैसे मोबाइल की सुना मदद से है कोई, बस ऐसे, हाँ। हाँ वही होता है। देखो मोबाइल का आईपी एड्रेस होता है, मतलब वो मतलब उस पर कोई कोड जनरेट होता है मोबाइल का, जहाँ से तुम ऑर्डर प्लेस करती हो ना, मतलब यहाँ से कुछ करती हो, हम्म, उस मतलब अब आईपी एड्रेस होते हैं ना, उस अब हैकर्स होते हैं ना, वो आईपी एड्रेस को चेंज भी कर देते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ घुमा देंगे। अब उससे ना अब एसरटेन नहीं हो पाता कि मतलब कहाँ से आईपी एड्रेस है, वो कौन सा लोकेट हो रहा है। तो अगर उस आईपी एड्रेस से अगर लोकेट नहीं हो पा रहा ना मतलब, तो मतलब रीजनेबली एसरटेन नहीं कर पा रहे, तो वो नहीं मानी जाएगी। मतलब ये सारे जो तीनों केसेस है ना, ये आईपीए वाले हैं, हम्म, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वाले। ये ना थोड़ा सा एक बार पढ़ के जाना, क्योंकि ना ये मेरे टाइम में शायद ये वो मेरे ख्याल से था नहीं, या तो मैंने रीड नहीं किया, मैं सही बता देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने नोट्स में इस पॉइंट को, आईपीए वाले पॉइंट को नोट नहीं कर रखा था। तो एक बार ये वाले पॉइंट को अच्छे से पढ़ के चले जाना, आईपीए वाले को, कि अगर कोई भैया इंटरनेट। हाँ हाँ। ये जो केसेस हैं इनकम, ये एडवर्टीजमेंट वगैरह, ये स्पेसिफिकली आईपी से कनेक्टेड है ना तीनों केसेस? हाँ ये देखो वही मैंने वही तभी पढ़ा, होगा क्योंकि ना मेरे, ये कि टीम टू एक्रू नहीं हाँ होगा। हाँ, अब जब क्वेश्चन में जो तुमने अब ये ऐसा ही पकड़ लिया है, देखो क्योंकि मैंने भी मतलब, क्योंकि मेरे टाइम में था नहीं, मैंने भी वापस देखा ये आईपी कह रहा है, तो नीचे फिर मैंने उसका देखा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कह रहा है वो। अब देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है ना, तुम पेपर में इसको रीजन तुम इसको बहुत जल्दी पकड़ लोगे, कैच कर लोगे। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख रखा होगा आई इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो वहां से तुम इसको अपना दिमाग वहां पे डाइवर्ट कर लेना कि हाँ ये चैप्टर 2 में था वहां पे। अगर ये इसे एसरटेन नहीं, रीजनेबली एसरटेन नहीं हो पा रहा, तो इसे इनकम है वो इंडिया में नहीं मानी जाएगी, डीम टू एक्रूराइज। तो ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में ना तुम, हाँ तो तुम भी ना फर्स्ट पॉइंट में इसको ऐसे ही चार्ट बना लेना इसका, ये वाले का तो। हाँ अब भैया सेकंड भैया एक पॉइंट बार में आप तुम अपना ऐसे, नोट्स भेजिएगा ना, ये वाला पॉइंट कैसे देखो, बनाना है। ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला तो मैंने नोट नहीं कर रखा, क्योंकि मेरे टाइम में शायद मैं था नहीं, या मैंने नोट नहीं किया, तो मैं सही बता देता हूँ। नीचे वाले करके हम